गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष की गृह विज्ञान की क्लास लेंगे और गृह विज्ञान में आज का जो अपना टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो प्राणियों में एक मुख्य प्रक्रिया होती है उस क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं और विशेष करके यहाँ मानव की श्वसन प्रक्रिया को समझेंगे। अब जब मानव की श्वसन प्रक्रिया समझ रहे हैं तो कहते हैं श्वसन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है, किसको ग्रहण किया जाता है और किसको निष्कासन होता है। साथ में कहते हैं कि सिर्फ वायु यानी O2 और CO2 का परिवहन ही श्वसन नहीं है, इसके अलावा कहते हैं कि गैसों का शरीर के अंदर भी परिवहन होता रहता है रक्त के साथ, और उस रक्त के साथ जो O2 का परिवहन करवाता है उसमें मुख्य जो रोल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का। इसका मतलब एक तो बाह्य श्वसन कहलाएगा। बाह्य श्वसन में अपन क्या O2 और CO2 के रूप में पढ़ेंगे। एक जो आंतरिक श्वसन है उसमें हम पढ़ेंगे विशेष करके कहते हैं हीमोग्लोबिन यानी रक्त के साथ गैसों का जो परिवहन हो रहा है O2 CO2 का, उसको पढ़ेंगे। तो अब पढ़ रहे हैं श्वसन। अब श्वसन कहते हैं किसको है, पहले श्वसन पढ़ लेते हैं। अपना हेडिंग है श्वसन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले है श्वसन यानी श्वसन की परिभाषा क्या है। देखो श्वसन क्या है, कहते हैं कि शरीर के अंदर O2 का ग्रहण करना और CO2 का निष्कासन करना, ये ही श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन की प्रक्रिया में गैसों को अंदर जो जरूरत है उसको अंदर ग्रहण करेंगे और किसी चीज को बाहर निकालेंगे जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ये तो एक साधारण परिभाषा हो गई। दूसरा विशेष रूप से श्वसन अब साइंस की भाषा में विस्तारित रूप से पढ़े तो क्या होता है, तो कहते हैं उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं श्वसन की परिभाषा जैसे इसको पूरा पढ़ेंगे आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि श्वसन मुख्य रूप से है क्या। वरना सामान्य शब्दों में तो अपन यही कहते हैं O2 को ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना, ये ही श्वसन होता है। लेकिन अभी डीपली क्या है तो उस श्वसन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे श्वसन के भाग या श्वसन के अंग, यानी श्वसन की प्रक्रिया जिन अंगों के माध्यम से होती है उसी को कहा जाता है श्वसन तंत्र। तो कहते हैं जो श्वसन के अंग है कौन से, तो सबसे पहले नाक, सेकंड ग्रसनी, ठीक है, फिर श्वसन नली, फिर श्वसनिका, इसके अलावा फेफड़े। ये जो भाग है ये अपने कहते हैं श्वसन के मुख्य अंग माने जाते हैं। अब नाक के द्वारा जो चीज प्रारंभ हो गई है वो फेफड़ों तक आ जाएगी। तो कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में जितने अंग भाग ले रहे हैं वो ही सब श्वसन तंत्र कहलाएगा। अब श्वसन तंत्र में होता क्या है, जैसे देखो अगर मुख्य रूप से देखें तो एक डायग्राम है, ऐसे ही समझो आप। यहां से आ जाएगा डायाफ्राम, यानी डायाफ्राम से जो नीचे के पार्ट्स है वो अपने पाचन तंत्र से रिलेटेड हो जाएंगे, ऊपर के जो पार्ट्स है वो सब श्वसन तंत्र में आते हैं। तो यह क्या है, जैसे देखो ये क्या है, नाक जिसको नासा द्वार भी कहा जाता है, ये मुख, ठीक है, ये ग्रसनी, वैसे यहाँ लिरिक्स लगा होता है जिसको कंठ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे की जो भाग है वो कहलाएगा श्वसन नली, फिर ये श्वसनिका, इसके अलावा ये जो है इनको कुपिकाएं कहते हैं वैसे,
और जो ये है, देखो मैंने 4 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 और 6 इस साइड में। यानी अपने जो श्वसन तंत्र का जो मुख्य पार्ट्स है, जो कुपिकाओं की पूरी संरचना है, वो कहते हैं पसलियों से ढकी रहती है और कहते हैं पसलियों के बीच में होती है। तो इसके कारण क्या होता है, वो पसलियां है कितनी, तो कहते हैं ये पसलियां जो है ये टोटल 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है, यानी एक तरफ 6 जोड़ी, इस तरफ 6 जोड़ी, इस तरफ 6 सामने दिख रही है, 6 इसके ठीक बैक साइड में होगी, यहाँ भी 6 सामने है ठीक इसके बैक साइड में। तो टोटल कितनी है 24, जबकि 12 जोड़ी होती है। तो ये है पसलियां। क्लियर। अब देखो किसमें क्या प्रोसेस चल रही है। जैसे नाक से क्या होगा, O2 अपन ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब O2 का ग्रहण कर रहे हैं, तो कहते हैं इसमें जो पूरी प्रक्रिया होती है उसका मुख्य रोल क्या है। तो O2 जो जा रही है अंदर, वो अपने शरीर में, जैसे ग्रसनी मैंने नाम बताया, ग्रसनी ध्यान रखना श्वसन तंत्र में भी काम आती है और पाचन तंत्र में भी काम आता है, इनका दोनों का रोल है। इसका मतलब ग्रसनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कहते हैं कि शरीर में कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं और उसमें विशेष उपस्थिति होती है ग्लूकोज की। किसकी, तो कहते हैं जब ये श्वसन प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, वैसे एक बार समझ लो आप, श्वसन तंत्र का मुख्य जो समीकरण है वो इस हिसाब से समझ लो कि O2 जा रही है। अब O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज होता है एक अंदर, C6H12O6। ये क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ये क्या है ग्लूकोज, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण होने से इससे क्या प्राप्त होगा, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि इसमें जल, CO2 और ऊर्जा प्राप्त होगी इससे। और अपना मुख्य काम क्या है, ऊर्जा का प्राप्त करना। यानी श्वसन का प्रमुख कार्य क्या है कि जो श्वसन प्रक्रिया हो रही है O2 को ग्रहण करना या आंतरिक रूप से गैसों का परिवहन होगा, उसमें एक ही पर्पज है इसका, ऊर्जा का उत्पादन। और जब ऊर्जा होगी तो वो श्वसन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाएगी, यानी पूरे शरीर में उसका परिवहन होगा। अब देखो तो किसकी उपस्थिति में, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये होंगे विमुक्त। क्लियर। तो ये श्वसन का मुख्य पार्ट कहलाता है। यानी श्वसन है क्या, तो श्वसन को इस समीकरण से आपको समझना है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा लिखी है और ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी से व्यक्त करना है। अब देखो पसलियां भी आ गई, इनके बीच में कुपिकाएं हैं। अब ये काम कैसे करते हैं उसको समझो। नाक से O2 ग्रहण की, लेकिन कहते हैं O2 शुद्ध रूप में नाक से क्या फेफड़ों तक जा रही है, यानी ये जो कुपिकाओं और इन पसलियों का जो पूरा जाल है, इसी को कहा जाता है फेफड़े, यानी लंग्स है। और लंग्स दोनों तरफ होते हैं। जो बाईं तरफ लंग्स है उसके ठीक कोष्ठीय भाग में हृदय, उसके खांचे में, मतलब खांचे में हृदय स्थित होता है, इसलिए उसको हृदय कोष्ठीय भी कहा जाता है। फेफड़े का जो खांचा होता है उसमें, तो कहते हैं ये दोनों तरफ है। अब इन दोनों तक कैसे गैसों का परिवहन हो रहा है वो चीज समझनी है। नाक से O2 प्रवेश कर रही है। अब O2 प्रवेश करेगी तो कहते हैं कि O2 क्या शुद्ध रूप में जो गैस अंदर जा रही है वो शुद्ध रूप में है या नहीं। अगर उसके साथ कुछ अशुद्धियां हैं तो कहते हैं जैसे ही नाक में प्रवेश करेगी, नाक में एक लसलसा सा पदार्थ होता है जिसमें श्लेष्मा कहते हैं। अब जो श्लेष्मा है वो क्या करेगा, उसके साथ जो धूल के कण, रज वगैरह है, वो उनको अपने अंदर सौंप लेगा और शुद्धिकरण करके O2 को अंदर भेजेगा। दूसरा, अगर कोई बड़े अणु है जो किसके साथ है, O2 के साथ, तो कहते हैं इस नाक में रोम भी होते हैं। तो रोम प्लस श्लेष्मा दोनों O2 को शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। इसका मतलब रोम यानी नाक में जो बाल है वो और जो श्लेष्मा है वो दोनों अपने शरीर के श्वसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स माने जाते हैं। अब O2 का अंदर प्रवेश होगा, O2 आएगी यहाँ से, अब यहाँ ग्रसनी तक आएगी। यहाँ से क्या है, ग्रसनी से आगे बढ़ेगी श्वसन नली, फिर श्वसनिकाओं में आएगी और श्वसनिकाओं से ये जो कुपिकाएं बनी हुई है उन कुपिकाओं तक पहुंचेगी। अब इस प्रक्रिया के दौरान मैंने पहले कहा कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें विशेष रोल ग्लूकोज का, तो उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकरण करने से उससे CO2 और H2O प्लस ऊर्जा आएगी। अब देखो CO2 H2O प्लस ऊर्जा आई, ऊर्जा शरीर में काम में आ जाएगी। H2O जो है जल वो काम में आ जाएगा, लेकिन रहा क्या, CO2। अब CO2 का क्या होगा, तो कहते हैं CO2 वापस क्या करेगी, कहते हैं CO2 का निष्कासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
निष्कासन। समझ में आया? मतलब O2 आई तो CO2 कैसे बनी? तो वो ग्लूकोज की उपस्थिति से जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसके फलस्वरूप चीज पैदा हो रही है। अब देखो, ये तो पहली बार चीज ऐसी प्रक्रिया हुई। दूसरी, जब इन कुपिकाओं में आता है तो कहते हैं कुपिकाएं जैसे ही गैसों का भराव इसमें होगा कुपिकाएं फैल जाएगी, तो उसे तो जैसे ही अंतःश्वसन होगा यानी अंदर की तरफ होगा निःश्वसन। एक होता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब वापिस गैस का बाहर निकालना, और उस दौरान कौन सी प्रक्रिया से गैस बाहर जाएगी? उच्चावच की प्रक्रिया के द्वारा। और कौन सी गैस निकल रही है? CO2। और CO2 का निष्कासन हो जाएगा, तो यही श्वसन है। लेकिन इन फेफड़ों में कहते हैं कि अपन ने इससे पहले एक चीज और पढ़ी थी, फेफड़े जो है ना, फेफड़े जो होते हैं वो रक्त का शुद्धिकरण करने का काम भी करते हैं। इसका मतलब जो अपने शरीर में ब्लड संचरित हो रहा है, रक्त संचरित होता है, उस रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े। और अगर ये रक्त का शुद्धिकरण कर रहे हैं, इसका मतलब यहां तक जो रक्त आ रहा है वो शुद्ध नहीं आ रहा है, अशुद्ध आ रहा है। तो कहते हैं अशुद्ध रक्त अगर यहां तक पहुंचा है तभी तो वो उसे शुद्ध करेगा। अब अशुद्ध आया है तो आया किस माध्यम से? सामान्य रूप से अपन ने पढ़ा है कि शरीर में कहते हैं रक्त का संचरण करने के लिए दो धमनियां होती है, सॉरी दो वाहिकाएं होती है, एक धमनी और एक शिरा। धमनियों में शुद्ध रुधिर चलता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर चलता है। लेकिन यहां जो है वो उल्टा है। यहां जो कहते हैं कि जो धमनी इससे जुड़ी हुई है फेफड़े से, उससे कहते हैं फुफ्फुस या पल्मोनरी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, इससे आगे एक शिरा भी होगी जिसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, या फिर इसे कहते हैं पल्मोनरी शिरा। अब फुफ्फुस शिरा आ गई और फुफ्फुस धमनी आ गई। जो फुफ्फुस धमनी है इसका क्या कार्य है? वैसे देखो यूं देखा जाए तो धमनी और शिरा का अलग अलग काम है। धमनी और शिरा, धमनी में शुद्ध रक्त चलता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त चलेगा। इन दोनों का परिवहन होता है और इनके साथ ही O2 और CO2 का परिवहन। इसका मतलब धमनियों में O2 का परिवहन होता है जबकि शिरा में CO2 का, क्योंकि वहां अशुद्ध है तो अशुद्ध CO2 और शुद्ध O2 के रूप में हो जाएगा। तो देखो वहां तो धमनी कह रही है सामान्य रूप से तो धमनियों में शुद्ध रक्त चलता है, लेकिन जो फेफड़े तक धमनी आ रही है वो धमनी चूंकि फेफड़े से जुड़ा है उसका तो वो कहलाती है पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी। अब उसका नाम चेंज हो गया, पहले क्या था? सिर्फ धमनी था, अब नाम क्या हो गया? फुफ्फुस धमनी। तो आपको इसके साथ ही जोड़ना है कि जब धमनी थी तब शुद्ध रक्त बह रहा था, नाम चेंज हो गया फुफ्फुस धमनी, तो काम भी चेंज कर दो। यानी अब तक शुद्ध चल रहा था, अब यहां क्या चलेगा? अशुद्ध रक्त चलेगा। यानी फुफ्फुस धमनी में या पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त चलता है? अशुद्ध रक्त। तो क्या हुआ? शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त कहां आएगा? फेफड़ों में। तो इसका मतलब वो किसके माध्यम से आएगा? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। यहां आया, उसका शुद्धिकरण हुआ और शुद्धिकरण होने के बाद वो वापिस जा रहा है। तो देखो वहां क्या कह रहा था? शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन मैंने कहा देखो इसका नाम भी चेंज हुआ है। शिरा का काम अशुद्ध रक्त ले जाने का है, लेकिन यहां नाम चेंज हो गया, इसे कहा फुफ्फुस शिरा। तो इसका मतलब यहां नाम चेंज है तो काम भी चेंज कर दो। इसका मतलब फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त चलेगा। कभी भी सवाल आए तो सामान्य रूप से तो आपको ये याद रखना है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर जबकि शिराओं में अशुद्ध। लेकिन जो फेफड़े से पार्ट्स जुड़े हुए हैं उसमें थोड़ा उल्टा काम होता है, क्योंकि वहां आकर के धमनी और शिरा के नाम परिवर्तित हो जाते हैं तो इनके काम भी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे फुफ्फुस धमनी नाम पड़ा तो काम अब अशुद्ध, शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त आ जाएगा। फुफ्फुस शिरा पड़ा तो अब यहाँ शिराओं में अशुद्ध चलता था तो अब फुफ्फुस शिरा नाम पड़ा तो नाम चेंज, काम भी चेंज, अब शुद्ध रक्त चलेगा। मतलब फुफ्फुस जो धमनी है वो शरीर के अंगों से फेफड़े तक अशुद्ध रक्त लाती है, फिर यहां से जो रक्त का शुद्धिकरण होगा वो फिर हृदय तक ले जाएगी। कौन? फुफ्फुस शिरा। तो इसका मतलब फेफड़े से हृदय तक जो रक्त को ले जाती है वो कौन है? फुफ्फुस शिरा। और वो रक्त कैसा जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा। क्लियर? अब यहां से शुद्ध गया तो इसका मतलब यहां क्या रहा? कार्बन का अंश रहा। इसका मतलब CO2 अलग हुई तो CO2 का निष्कासन में प्रमुख रोल किसका है? फेफड़े का भी है। इसका मतलब देखो नाक से प्रवाहित हुई थी ग्रसनी का भी मुख्य रोल, श्वसन नली हुई, श्वसनिका हुई, और मेन रोल किसका आ गया? फेफड़े का। यानी फेफड़ा भी अपने शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य पार्ट है। तो ये है अपनी श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया। श्वसन तंत्र कहते हैं किसको है? अब आपके ये भी क्लियर हो गया होगा कि श्वसन की प्रक्रिया किसको कहते हैं।
श्वसन किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन में इसको और इस पूरी चीज को समझो तो चीज समझ में आ जाएगी कि श्वसन मुख्य रूप से है क्या। सिर्फ ये नहीं है कि O2 को ग्रहण करना, CO2 का निष्कासन करना। डायग्राम को इस हिसाब से आपको समझना है। ये आपको समझाने के तरीके के लिए छोटा सा डायग्राम नॉर्मली इमेजिन करके बताया है, बाकी आपको व्यवस्थित काम करना है और इसको नोट डाउन भी करते रहना है। धन्यवाद।